स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आई होप सब अच्छे से होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल भी ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं था, बेसिक था, लेकिन आप सभी का रिस्पॉन्स देख के अच्छा लगा तो मुझे भी लगा कंटिन्यू करना चाहिए। फायर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। तो आज थर्ड पार्ट इसका मैं लेके आ रहा हूँ और नोट्स हैं मेरे पास, कुछ मेरे अपने वो थोड़ा लिखा हुआ है, उसी में से चाहता हूँ कि आप लोगों को सभी इम्पोर्टेंट टिप्स जो हैं वो दूँ। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में प्रोसेस किस तरीके से आगे चलेगी और क्या क्या चीज़ हमें उसमें ज़रूरत पड़ेगी वो सभी डिस्कस करेंगे। वैसे मैं इंग्लिश में लेक्चर बिल्कुल भी नहीं देना चाहता हूँ, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल कहा, जो हिंदी भाषी हमारे जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनसे बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए चाहता हूँ कि थोड़ा इंग्लिश भी कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत ऐड करने की, बट कम्प्लीटली इंग्लिश में इसलिए नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेजॉरिटी जो है हमारी वो हिंदी की है और अधिकतर मेरे 90% स्टूडेंट हिंदी जानते हैं। तो चलिए प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। टेढ़ा मतलब एकदम सीधा सिंपल नहीं होता है, उसमें कुछ भी तुरंत गए और हमारे काम हो गए, थोड़ा टेढ़ा होता है। उसमें क्या क्या है? द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इज नॉट एन इंडिविजुअल टास्क बट इट इज ए टीम वर्क। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन की जो टास्क होती है ना, ये कोई भी इंडिविजुअल या किसी एक आदमी की नहीं होती है भाई, ना इसको कोई एक इंसान कर सकता है। ये टीम वर्क होता है और मैंने आपको बताया था इसमें टीम होती हैं, द टीम फॉर इन्वेस्टिगेशन। उसमें दो तरीके की टीम बनती हैं और वो क्या क्या होता है वो आप कल जान चुके हो। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि इसके जो स्टेप होते हैं, वो सबसे पहला हमारा होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे मुख्य, सबसे मेन यही होता है कि हमें जानकारियाँ इकट्ठी करनी होती हैं, लेकिन वो जानकारियाँ क्या होती हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें कलेक्ट करनी चाहिए, करनी होती है या करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अच्छे से समझ में आएगा एक एक पॉइंट को। क्लास थोड़ी लंबी चले कोई दिक्कत नहीं है, आज अच्छे से एक एक पॉइंट पकड़ेंगे। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी vital for carrying out investigation. The investigation must try to get answer a number of questions. कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सवाल होते हैं जिनके जवाब जानना हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि was there any sign of breaking in? क्या वहाँ पे कुछ तोड़ने फोड़ने का निशान मिला था हमें जब आग बुझाने के लिए घुसे थे? Were any strangers found inside the building? क्या हमें कोई ऐसा अजनबी आदमी कोई बिल्डिंग के अंदर मिला था जो आग से परेशान नहीं था लेकिन वहाँ मौजूद जरूर था? And how they were found? और वो हमें मिला कैसे था, कहाँ पे था, क्या कर रहा था? How the interior doors were found? जो अंदर के दरवाजे थे वो किस हालत में हमें मिले? टूटे हुए थे, अंदर से बंद थे, बाहर से बंद थे, लॉक थे, खुले हुए थे, किस तरीके से थे? एनी न्यू अप्लायंसेस, एनी न्यू इक्विपमेंट्स, एनी न्यू इंस्ट्रूमेंट्स वर फाउंड? क्या वहाँ पे कोई नई मशीन, इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत ही नहीं है लेकिन वहाँ पे अजीब लगी, यार यहाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या कर रही है? ऐसी कोई चीज़ दिखी? तो उस सवाल का भी जवाब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाउ द प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द बिल्डिंग वाज फाउंड एट द टाइम ऑफ फायर ब्रेकआउट? जब आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी, आग को बुझाने के लिए जब अंदर गए थे हमारे लोग, तो उस वक्त वहाँ कुछ हमें जो है ऐसा मटेरियल
मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, या कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है या जिसकी ज़रूरत ही नहीं, वो चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल इन एंड अराउंड। कुछ इन्फॉर्मेशन उन लोगों से भी हमें जाननी होगी, इकट्ठा करनी होगी जो या तो अंदर थे या अराउंड में थे, आसपास में थे, वहाँ पे बाहर थे, खड़े थे या देख रहे थे, बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे। उन लोगों से भी पता करने की कोशिश की जाएगी। द इन्वेस्टिगेशन कैन गो थ्रू द केयर टेकर्स लॉगबुक फॉर इन्फॉर्मेशन। केयर टेकर्स लॉगबुक का मतलब होता है कि कोई ऑफिस था, कोई फैक्ट्री थी, कोई प्लांट था, तो वहाँ एक लॉगबुक होती है कि कितने लोग अंदर एंट्री किए थे, कौन कौन अंदर आया था। या जो अच्छे बड़े घर होते हैं, विलाज होते हैं, उन सभी में बाहर सिक्योरिटी होती है, वो एंट्री करा के ही किसी को अंदर जाने देता है। तो लॉगबुक को भी चेक करना हमारे लिए ज़रूरी साबित हो सकता है कि पता चले कि भाई नया आदमी आया कौन था। इसके अलावा तो ये जो ऊपर जितने भी आंसर अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, फ्रॉम द विटनेस कैन नॉट बी टोटली डिपेंडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ विटनेस पे डिपेंड नहीं करते हैं कि भाई जो साक्षी था, जो विटनेस था, वहाँ पे उससे ही हमें सबके जवाब मिल जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा आपके साथ। बिकॉज दे हैव रिवील्ड इट फ्रॉम देयर मेमोरी, उनमें से बहुत सारी चीज़ें वो लोग हड़बड़ाहट में, घबराहट में वो भूल चुके होते हैं, डिलीट हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है उनके, वो सारी चीज़ आपको बता नहीं पाएंगे। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, even the smallest item that sometimes seems out of place need to be taken into account, because although it may not seem very important, it can be a missing link from the investigator। अगर सिर्फ एक ही आदमी पे या बाहर कोई खड़ा है, किसी एक आदमी, दो आदमी पे डिपेंड होके हम सवाल जवाब करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट हो सकता है कि अंदर जो मिला था उससे हमने कुछ नहीं पूछा, अंदर जब गए दरवाजे नहीं देखे हमने, खिड़कियों के शीशे टूटे थे, दरवाजे टूटे थे, या खुली थी या बंद थी, वो हमने नहीं देखा। रसोई के हालात क्या थे, बेडरूम के हालात क्या थे, क्या वहाँ पे ऐसा कहीं लगा कि कीमती सामान को उठा के कोई सस्ता सामान वहाँ पे रखा गया है, अलग से कुछ प्लेसमेंट ऑफ अदर मटेरियल्स, कुछ ऐसे साइन हमें देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मिस करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा एक मिसिंग होल होगा, एक बहुत बड़ी कमी हमारी रह जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ये तरीका अभी जो मैंने आपको बताया, इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट स्टेप होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे हम कहते हैं द साइट विजिट। साइट विजिट, साइट विजिट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब तक फायर ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटर हमारे साइट विजिट नहीं करेंगे, एक एक चीज़ को खुद ध्यान से नहीं देखेंगे, तब तक कंप्लीट नहीं होगा आगे प्रोसेस। तो द नेक्स्ट स्टेप इज साइट विजिट। द विजिट इज फॉर कलेक्टिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द साइट। साइट पर पहली बार में जाते ही फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है ना, वो साइट से ही हमें लेनी चाहिए, साइट पे ही विजिट करके मिलेंगी। ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड फायर फाइटर विल कैरी आउट देयर जॉब इन सच ए वे दैट दे शैल नॉट डिस्ट्रॉय एनी एविडेंस विच दे सीम्स वैल्यूएबल फॉर इन्वेस्टिगेटर रिगार्डिंग द कॉज ऑफ द फायर। जो ट्रेन फायर फाइटर होते हैं, जो वेल ट्रेंड होते हैं, वो कभी भी आग बुझाते समय एविडेंस को नुकसान नहीं होने देते हैं, कम से कम अंदर सामान को तीतर बीतर होने देते हैं, ताकि फायर इन्वेस्टिगेशन के समय में जो कॉज ऑफ फायर है, जो ओरिजिन ऑफ फायर है, वो मिट न जाए, वो सबूत मिट न जाए, वो मिलने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द ऑपरेशन इज ओवर, एक बार जब ऑपरेशन हमारा आग बुझाने का खत्म हो जाता है, द फायर फाइटर आर सपोज टू सिक्योर एंड प्रिजर्व द रिमेन्स। जो मिला वहाँ पे, जो कुछ भी था, उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं एक बार आग बुझा के, जब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तब। द बर्न स्ट्रक्चर शुड नॉट बी डेमोलिश्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज। जो अथॉरिटी हमारी है, फायर ब्रिगेड की अथॉरिटी है, या और भी कोई थर्ड पार्टी अथॉरिटी है, या गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी है, उसके परमिशन के बिना आग बुझाने के बाद जो बिल्डिंग जल गई, गल गई, खराब हो गया, उसको डेमोलिशन नहीं किया जाएगा, उसको ढहाया नहीं जाएगा, गिराया नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे सबूत दब सकते हैं, खराब हो सकते हैं।
Firefighter cannot remove the material out the building from convenience for the convenience. अपनी सुविधा के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बिना अथॉरिटी या परमिशन के कभी भी फायर फाइटर अंदर के किसी सामान को बाहर नहीं निकालेगा, उसकी जगह से नहीं उठाएगा। Each step has to be taken with knowledge, caution and care. पूरी जानकारी के साथ, ज्ञान के साथ, पूरी सावधानी के साथ और पूरी देखरेख के साथ ही हर स्टेप एक एक कदम रखा जाता है। As the investigator work through the fire affected structure and carefully observation, they may be able to release part of the building for demolishing or overhauling. डेमोलिशन से पहले ही हमें सारे के सारे सबूत जो भी हैं वो कलेक्ट कर लेने चाहिए। इन्फॉर्मेशंस जो है वो सारी अंदर से कलेक्ट कर लेनी होंगी और फायर फाइटर का काम है कि इन्वेस्टिगेटर की पूरी मदद करेंगे इन्फॉर्मेशन में भी, और इसके अलावा जहां भी अंदर सपोर्ट चाहिए पूरी लोगों को सपोर्ट करनी पड़ेगी। फायर फाइटर आर टू बी असिस्ट एंड नॉट टू हिंडर द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में कभी भी कुछ भी परेशानी नहीं करेगा, फायर फाइटर का काम है कि उसको असिस्ट करेगा। फायर फाइटर्स हैव द ऑब्लिगेशन टू मेक श्योर दैट द बिल्डिंग और इट्स पार्ट इज सिक्योर आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड देयर ऑपरेशंस। जो फायर फाइटर है वो इस चीज़ को श्योर करते हैं कि बिल्डिंग और बिल्डिंग के जितने भी पार्ट्स हैं, कोई दरवाजे हैं, खिड़की हैं, रसोई है, छत है, कुछ भी है, वो सारी की सारी चीज़ें सिक्योर होनी चाहिए। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद भी उनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हमें हमेशा ध्यान देनी जरूरी होगी। साइट विजिट के बाद आता है विटनेस के इंटरव्यूज लेना। अब विटनेस के इंटरव्यू लेना जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि विटनेस के इंटरव्यू किस तरीके से लिया जाता है और क्या क्या उसमें सवालात किए जाते हैं, क्या क्या जवाब ढूंढने की जो है उसमें कोशिश की जाती है। तो इंटरव्यू के समय जब आग लगने के स्थान पर हमारे फायर ब्रिगेड के इंचार्ज या हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटर हैं, वो पहुंचते हैं, तो वहां जाने के बाद हमें जो पता लगाना चाहिए वो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, एक एक करके आप चाहें तो लिख सकते हैं, साथ के साथ नहीं तो बाद में रिपीट करके लिख देना, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आग को किसने देखा, किस टाइम पे देखा और कहाँ से देखा, ठीक है। इसके बाद है कि आग की जो स्थिति है, जो कंडीशन है वो क्या थी, थोड़ी सी थी, ज़्यादा थी, या एकदम से जब देखा तो पूरी धधक चुकी थी। उसके बाद आपने आग में क्या देखा था, सबसे पहले जलती हुई आग की जो फ्लेम होती है वो फ्लेम को देखा था, या आपने स्मोक देखा था या धुआं देखा था आपने वहाँ पे। इसके अलावा एक सवाल ये बनेगा कि जब आपने आग देखी वहां पे तो किसी प्रकार की बदबू आ रही थी, प्लास्टिक जलने की, रबर जलने की, या डीजल पेट्रोल कैरोसिन किसी तेल की आ रही थी, गैस की आ रही थी, किस तरीके की कोई गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी, स्मेल थी किसी प्रकार की, वो चीज़ जाननी होगी। इसके अलावा क्या वहाँ पे खिड़की या दरवाजे टूटे हुए थे, या मकान का कोई भाग टूटा हुआ था, कोई दीवार टूटी हुई थी, या कहीं पे कोई तोड़फोड़ का निशान कहीं पे दिखा था। और एक चीज़ ये पूछेंगे कि जो आग है वो किस तरफ से और किस तरफ बढ़ रही थी। आपकी डायरेक्शन जो है पूछना बहुत ज़रूरी है, किस तरफ से कहाँ बढ़ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि किसी ने अगर जानबूझ के लगाई होगी तो पता चलेगा हवा अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है तो वेस्ट से आग लगाने में कभी भी ईस्ट की तरफ जल्दी से नहीं बढ़ेगी। बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ध्यान देने पड़ते हैं। इसके बाद ये है कि क्या आग लगने के बाद जब तक आप लोग यहाँ थे तो किसी तरीके का एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था, कोई एकदम से धमाका हुआ था, कोई आवाज़ आई थी इस प्रकार की, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जब आपने देखा, एक सवाल नेक्स्ट है, जब आपने देखा तो क्या कोई आदमी वहाँ से भाग रहा था, क्या आपने कहीं देखा अंदर से कोई बाहर आया, बाहर से अंदर गया, या वहाँ से कहीं दीवार कूद के भाग के गया, या सीढ़ियों से कूद के गया, क्या गेट से निकला, कहीं आपने किसी इंसान को देखा, वो चीज़ भी हमें जो है पता लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। या कोई आदमी ये चीज़ बता भी देता है, सब लोग नहीं बताएंगे, कि
आपको क्या लगता है कि किसी ने आग लगाने की कोशिश की है क्या? किसी को देखा आपने? किसी पे शक है क्या? आपको पता है इनकी कहीं दुश्मनी थी या किसी को किसी भी शंका हो, डाउट हो किसी तरीके का? तो ये सवाल हमारे लिए जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो एडिशनल हैं बट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्या आग के समय किसी भी चीज़ को किसी पदार्थ को, वस्तु को, किसी प्रकार के मटेरियल्स को वहाँ से दूसरी जगह लेके जा रहे थे क्या? सामान को निकाल रहे थे घर के बाहर या घर में कुछ डाल रहे थे क्या? ऐसा कहीं कुछ दिखाई दिया किसी को? तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देता हूँ। ये जानना ज़रूरी है कि क्या जब आग लगी जिस समय, तो घर में कोई मरम्मत का काम तो नहीं चल रहा था, कोई तोड़-फोड़ तो नहीं चल रही थी, कोई और काम तो नहीं कर रहे थे? क्या वहाँ पे तो ऐसी कुछ चीज़ें तो नहीं रखी थी जो ज़्यादा जल्दी आग पकड़ लेती हैं, रिस्की होती हैं और किसी प्रकार से उनकी देखभाल ना की जा रही हो, वैसे ही पड़ी हो फालतू की, ऐसा कुछ तो नहीं था? या फिर ये चीज़ जानने की कोशिश कर सकते हैं कि वह आखिरी आदमी कौन था जो बिल्डिंग से सबसे आखिर में बाहर निकला? ये भी पता लगाना हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद क्या पहले भी कभी आग लगी थी या फर्स्ट टाइम ऐसी लगी है? तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और जब आग लगी तो कंपनी के ही लोगों में से किसी न किसी ये जानकारी भी लेने की कोशिश करेंगे कि कोई मशीन बंद थी और उसका स्विच हमेशा चालू रहता था, ऑन रहता था। क्या कोई ऐसी मशीन थी जो ओवरहीट की वजह से आग लगा सकती थी, जिसमें हीटिंग की वजह से काम होता था, जिसमें हीटर या डाई वगैरह लगी हुई थी और वो हमेशा ऑन रहती थी? इस तरीके की चीज़ें भी, जानकारी भी लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। कल या परसों जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, तो नेक्स्ट क्लास में इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही है। कल के लिए बता देता हूँ, कल जो हमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी होंगी वो रहेंगी पॉइंट ऑफ इग्निशन, टाइम ऑफ इग्निशन, कॉज ऑफ इग्निशन, आग किसी ने लगाई तो नहीं है, आग गुस्से में, जलन में या दुश्मनी में तो नहीं लगाई गई है। इस तरीके की चीज़ें कैसे हम पॉइंट आउट करेंगे, किस तरीके से पता लगाएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, शुभ रात्रि। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।